हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 19 दिसंबर। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। जिनको बुक्स वगैरह ऑर्डर करना होगा डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे रखा है, वहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो आप। और ऐप जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे वीडियो पैक है, जिनको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एडमिशन चल रहे हैं आपको। ठीक है। अभी 1000 रुपीज़ का ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है। 15,999 का पैक है, अभी आपको 14,999 मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो पहले के पैक लिए हुए हैं वो कह रहे हैं कि सर हमें 1000 रुपीज़ का ऑफ चाहिए, तो हम आपके लिए सबके लिए कर देंगे जो एनसीईआरटी पैक में हमारे। ठीक है। जिन्होंने एनसीईआरटी का पैक पहले से रखा है उनको 1000 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा 100 स्टूडेंट्स कंप्लीट होने के बाद भी। ठीक है। और ये पेमेंट मेथड मैंने पहले ही बता रखा है, आप अकाउंट में पे कर सकते हो, भीम पेटीएम यूपीआई भी कर सकते हो, और ऐप के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। चलिए करंट अफेयर की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच दोस्तों इंडो कॉर्पोरेट हुआ। ठीक है। अब बेसिकली इसका पर्पज क्या हो, बेसिकली हुआ क्या ये बता देते हैं। दोनों के बीच नौसेना अभ्यास था बेसिकली। ठीक है। तो किसके किसके बीच था, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। तो इंडोनेशिया को आपको एक बार मैप में देखना पड़ेगा कि इंडोनेशिया कहाँ पे है। ठीक है। आसियान का देखो, आसियान में 10 देश है, तो उसमें से एक कंट्री ये भी है। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप, जो जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। आसियान की कैपिटल की बात करें, देखो अभी तो जकार्ता है, जकार्ता को शिफ्ट करके हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है। वो कभी डिटेल में पढ़ेंगे जब यहाँ पे मैपिंग करेंगे। मैपिंग में वैसे हम लोग सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा हो रहा है, इंड इंडो कॉर्पोरेट हो रहा है। उसके अलावा दो और हैं, समुद्र शक्ति, ठीक है, और गरुड़ शक्ति। ये दोनों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभ्यास होता है। तो याद रखिएगा, अभ्यास क्यों करते हैं दोस्तों, एक दूसरे के देशों को सहयोग बढ़ाना, प्लस युद्ध की स्थिति में अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो दोनों दोस्त मिल के एक दूसरे की मदद कर पाए। बेसिकली पर्पज यही होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, तो आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा दोस्तों, जब आईपीएल चल रहा था तो बायो बबल। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बायो बबल इसको कहते हैं, इसी में रहने को हम बायो बबल कहते हैं। नहीं, एक चीज़ याद रखिए, बायो बबल का मतलब क्या है। बेसिकली मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे बायो बबल को लेकर थोड़े से कंफ्यूज है। ठीक है। कई बार उन्होंने मतलब कमेंट भी किया कि सर बायो बबल क्या है बता दीजिए, कई लोगों ने मैसेज किया। और एक बार फिर से चर्चा में है, तो इसको लेकर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि बायो बबल है क्या बेसिकली। देखो, सपोज करो आईपीएल का लेते हैं, क्योंकि आईपीएल सारे लोग देखते हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सपोज करो आप आईपीएल खेलने गए, मान लेते हैं चेन्नई सुपर किंग है, धोनी की टीम है। ठीक है। धोनी की टीम का कोरोना टेस्ट होगा। ठीक है। कोरोना टेस्ट में क्या होगा, 6 लोग पॉजिटिव आ गए, 10 लोग निगेटिव आ गए। ठीक है। तब ये जो पॉजिटिव आए थे दोस्तों, इनको तो क्वारंटाइन किया जाएगा। ठीक है। इनको तो अलग रख दिया जाता है। लेकिन ये जो 10 लोग निगेटिव आया था रिपोर्ट इनकी, जिनको कोरोना नहीं था, इनको क्या किया जाता है, इनको बायो बबल कर दिया जाता है। बायो बबल का मतलब क्या है, बेसिकली ये समझते हैं। बायो बबल का बेसिकली मतलब होता है कि इनको लिमिटेशंस दे दी जाती है। मतलब ये क्या करेंगे दोस्तों, ये होटल के रूम में रहेंगे। होटल के रूम में कोई आ नहीं सकता इनसे मिलने, इवन वेटर तक भी वो बाहर गेट पे आपको खाना देके चले जाएंगे, आपको रूम में नहीं आएंगे। ठीक है। उसके साथ साथ आप किसी रिलेटिव से नहीं मिल सकते, किसी फैमिली मेंबर से नहीं मिल सकते, किसी दोस्त से नहीं मिल सकते। बस अपने टीम मेंबर से ही मिल सकते हो। किनसे, जो ये 10 लोग निगेटिव है, इन्हीं से मिल सकते हो, अदरवाइज किसी से नहीं मिल सकते। या मैनेजमेंट स्टाफ है उनसे मिल सकते हो। मतलब जितने लिमिटेड लोग को अलाउ किया जाता है, बेसिकली सिंपल भाषा में कहूँ तो आपको सोसाइटी से काट दिया जाता है। ठीक है। बायो बबल का मतलब बस इतना नहीं होता कि किसी बबल में आपको छोड़ दिया जाता है, नहीं। आपने सुना होगा बायो बबल में लोग एक महीने रहे। बायो बबल मतलब इस बबल में एक महीने नहीं रहे, ये तो सैनिटाइजर है, बेसिकली सैनिटाइज करती है आपकी बॉडी को। ठीक है। तो उसमें बायो बबल में क्या होता है कि आपको होटल, ठीक है, होटल में रख दिया जाता है, और कम लोगों से मिलने दिया जाता है, या क्रिकेट के पिच तक जाएंगे आप, बस इतना ही। लिमिटेड मूवमेंट होती है आपकी, ना ही आपको फैन से मिलने दिया जाता है, ना ही किसी से, ऐसा बेसिकली इसमें किया जाता है। तो बेसिकली बायो बॉल का पर्पस समझिए कि क्या होता है। कई बार अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया जाए, एग्जाम में पूछा जाए, तो बायो बॉल का मतलब इतना नहीं होता कि बबल के अंदर आपको भर दिया जाता, नहीं। बायो बबल का मतलब होता है कि वर्चुअल बबल क्रिएट कर देना, कि जो आपकी लिमिटेड प्लेसेस रहेंगे आप वहीं पे जा सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं फिर से समझाता हूँ। सपोज करो आपको ग्राउंड में जाने की इजाजत रहेगी, तो आप क्या करोगे, क्रिकेट के ग्राउंड में जाओगे। उसके अलावा आपको होटल जाने की इजाजत है, तो अपने होटल में ही रहोगे, बस अपने कमरे में ही। ऐसा नहीं कि टीवी रूम में, हॉल में जाए, डाइनिंग हॉल में जाकर डिनर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नहीं। आपको आपके रूम में ही सब कुछ मिलेगा। आप किसी से मिल नहीं सकते, अपने दोस्त, रिलेटिव, फ्रेंड्स, इवन मतलब अपने वाइफ तक से नहीं मिल सकते थे इसमें। ठीक है। तो आप फील्ड में रहोगे, प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे, उसके अलावा अपने रूम में रहोगे, कमरे में खाना पीना सब कुछ आएगा, आप यहीं पे रहोगे। जो करना है बस यही, इतनी दो जगह के मूवमेंट में आप बेसिकली करिए, ये पर्पज होता है। ठीक है। तो आपके मूवमेंट को लिमिट कर दिया जाता है, इसी को हम बोलते हैं बायो बबल। इवन आईपीएल हुआ, ठीक है, टेनिस के जो टूर्नामेंट्स हुए, इसी इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिकली किए गए हैं। ठीक है। तो आगे चल के सारे स्पोर्ट्स इसी इसी फेज पे किए जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये चर्चा में भी है। ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। आपको पता है अभी शीतकालीन सत्र है। ठीक है। जो संसद का शीतकालीन सत्र होता है हमारे पार्लियामेंट का, अभी वो स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है। ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि होता क्या ये।
संसद के बारे में हमारा आर्टिकल 85 है, उसके बारे में दिया गया दोस्तों। आर्टिकल 85 में बहुत डिटेल में दिया गया है। अब होता क्या है कि इन 1 ईयर 3 सेशंस होते हैं, ठीक है। पहला आपने सुना होगा बजट सेशन होता है, उसके बाद मानसून सेशन होता है, उसके बाद विंटर सेशन होता है। इस विंटर को ही शीतकालीन सत्र कहते हैं। तो बजट सत्र हो जनवरी के आसपास होता है, मानसून जो होता है जून जुलाई के आसपास होता है, और विंटर सेशन नवंबर दिसंबर में होता है। तो इसको कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। अब हमारे संविधान में एक चीज लिखी गई है, क्या ये लिखा गया कि एक साल में मिनिमम कितनी बैठकें होनी चाहिए, कितनी सीटिंग्स होनी चाहिए, मिनिमम 2 सीटिंग्स तो होनी चाहिए। इन 3 में से कम 2 बार तो आपको बैठना ही है। और एक सीटिंग मान लेते हैं आपने जनवरी में सीटिंग कर ली है, ठीक है। तो इनके और सेकंड सीटिंग मान ले, पहले सीटिंग कब की आपने जनवरी में, तो उस डेट से मान लो, तो आप 1 जनवरी को सीटिंग किया आपने, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 1 जनवरी को ही हमारी संसद जो हमारे संसद का सत्र स्टार्ट हुआ, तो मैक्सिमम में कितने मतलब मान लेते हैं खत्म हो गया 30 जनवरी को या 31 जनवरी को खत्म हो गया, ठीक है। 31 जनवरी को हमारा संसद का सत्र खत्म हो गया, तो 1 महीना चला, ठीक है। जनवरी के लास्ट तक ये खत्म हो गया। अब सेकंड सेशन और फर्स्ट सेशन के बीच में कितना गैप हो सकता है मैक्सिमम, तो 6 मंथ। ये कहता है, मतलब ये है कि अगर जनवरी हो गया तो आपका कितने महीने का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 6 मंथ का मैक्सिमम गैप हो सकता है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगस्त से आपको सेशन 1 अगस्त से चालू होना ही होना चाहिए, क्योंकि 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं कर सकते, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि संसद का विंटर सेशन ये क्लोज कर रहे हैं, बट 6 मंथ का गैप होगा नहीं, क्योंकि जनवरी में फिर बजट सेशन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि देखो, एक कैलेंडर में कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र, लेकिन बैठ के मिनिमम कितनी रिक्वायर होती है, 2, तो 2 तो हो चुकी हैं पहले ही, ठीक है। प्लस 2 सेशंस के बीच की गैप कितने होने चाहिए, 6 मंथ का। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। एक साल में 3 सेशन होते हैं, लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए, 2, मतलब कम से कम आपको 2 तो करने ही है। अधिकतम कितने होते हैं, 3 होते हैं। प्लस पहला और दूसरे सेशन के बीच में, या दूसरा तीसरे, कोई भी मतलब कोई भी 2 सेशन के बीच का मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 मंथ। ये याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, प्रीलिम्स में डायरेक्टली फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। उसके अलावा संसद के कुछ सत्र होते हैं जिसको आपने सुना ना, संसद एडजर्न की जा रही है, स्थगित की जा रही है। तो स्थगित का मतलब क्या होता है, कुछ घंटे के लिए स्थगित की जाती है, कुछ दिन के लिए स्थगित की जाती है, कुछ सप्ताह के लिए स्थगित की जाती है। कहते हैं ना, आज का सदन यहीं पे स्थगित की जाता है, स्थगन किया जाता है, ठीक है। तो कुछ घंटे के लिए भी हो सकता है, दिन के लिए भी हो सकता है, सप्ताह के लिए होता है। और प्रोरोगेशन की बात करें, सत्रावसान का मतलब था सत्र समाप्त करना। जैसे अगर बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन को समाप्त करने को हम क्या बोलते हैं, सत्रावसान या प्रोरोगेशन बोलते हैं। मतलब सत्र समाप्त कर दिया गया है, अभी सत्र चालू होगा, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड और होता है, विघटन कर देना, ठीक है। विघटन का मतलब होता है कि लोकसभा क्या हुई है, लोकसभा भंग हो गई है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं विघटन हो जाना। प्लस राज्यसभा विघटित नहीं होती, क्यों, राज्यसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो 6 साल का होता है, ठीक है। और इसके मेंबर ऐसे भरे जाते हैं, 1/3 पहले, 1/3, 1/3। मान लेते 120 लोग राज्यसभा में है, तो पहले 40 भरे जाते हैं 2 साल के लिए, फिर 40, फिर 40, ऐसे। इनका पीरियड कितना होता है, 6 ईयर होता है। लेकिन भरने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो 2010 चल रहा था, तो 2010 में कितने भरे जाएंगे, 40। फिर 2012 में कितने भरे जाएंगे, 40। फिर 2014 में कितने भरे जाएंगे, 40, ठीक है। फिर 2016 में कितने भरे जाएंगे, 40। 40 कैसे भरे जाएंगे, ये जो 2010 वाले थे इनके टेन्योर कितना हो जाएगा, 6 ईयर हो जाएगा। 6 ईयर पूरा हो जाएगा 2016 में, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 40 भर दिए जाते हैं। तो बेसिकली जो राज्यसभा होती है, देखो संसद में तीन तीन चीजें होती हैं, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट तो सबको पता है। लोकसभा का जो सत्र होता है 5 साल का होता है, जिसके लिए आपको पता है मोदी जी प्रधानमंत्री इसी से हैं, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा होता है, जिसको उच्च सदन बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड होता है 6 साल। लेकिन इसके मेंबर जो होते हैं दोस्तों, हर 2-2 साल पे 1/3 भरे जाते हैं, 1/3 मेंबर हर 2-2 साल पे भरे जाते हैं, ठीक है। ऐसा इन्होंने सेटिंग ही की है कि पहले जैसे मान लो 1950 में ये बना, तो 1950 में इन्होंने कितने लोग को भरा होगा, 1/3 ही भरा होगा, ठीक है। 1/3 भरा इन्होंने। फिर 1952 में कितने भरे, फिर 1/3 भरा। फिर 1956 में, 54 में कितने भरे, 1/3 भरा। अब जैसे 1956 आएगा, 56 में ये वाले रिटायर हो जाएंगे, 1950 वाले, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। लोकसभा की कितनी मैक्सिमम सीटें हैं, मान लेते हैं 552 है, 550 लेते हैं, ठीक है। तो और राज्यसभा की 252, 250, ठीक है, ऐसे लेते। तब देखो, लोकसभा में मिनिमम कोरम होता है। कोरम का मतलब जैसे गढ़पूर्ति बोलते हैं, कहते हैं ना, कोरम पूरा मत करो, कोरम मतलब खाता पूर्ति मत करो, ऐसे बेसिकली हम लोग कई बार बोल देते हैं। इसका मतलब होता है कि मिनिमम इतने लोग तो चाहिए ही चाहिए संसद चलने के लिए, ठीक है। तो लोकसभा में 550 में 10% चाहिए होते हैं, तो कितने चाहिए होते हैं, 55। और राज्यसभा में कितने चाहिए होते हैं 10% का, 25। सिंपल सा लॉजिक ये है कि लोकसभा की सीटें 250 है, तो इसमें से 10% कितने हो जाते हैं, 25। तो 25 लोग तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है, संसद का सत्र चलाने के लिए।
उसके अलावा राज्यसभा मतलब राज्यसभा का सत्ता चलाने के लिए, और लोकसभा चलाने के लिए कितने चाहिए होंगे, मिनिमम 55। अगर 552 है तो ठीक है, इसमें मिनिमम 55 हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब एनडीबी के साथ ऋण समझौता, बेसिकली एनडीबी जिसको हम बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, पहले इसको ब्रिक्स बैंक बोला करते थे, तो 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर के ऋण पे समझौते हुए हैं जो भारत को वो देगा बेसिकली। ठीक है, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के लिए। अब आपको देखो ये नहीं पढ़ना है कि कितने दिया ऋण, क्या किया, वो तो ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा याद रख लेना है। आपको थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में थोड़ा याद होना चाहिए। ब्रिक्स की अगर फॉर्मेशन की बात करें 2009 में हुआ था। ठीक है, जीमो नील ये कॉन्सेप्ट बेसिकली फॉर्म हुआ था 2010 में। इसमें 2010 में दोस्तों इसमें आपका रसिया भी आउट, सॉरी साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया था इसमें। ठीक है, 2010 में साउथ अफ्रीका हुआ था, तब इसको ब्रिक्स बोलने लगे थे। ठीक है, अब थोड़ा सा याद रखिएगा कि 100 बिलियन डॉलर की इसमें प्रारंभिक पूंजी लगी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई चीन में है। तो ये चीज़ याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, आप उसके अलावा अगर बात करें इसमें, इनका जो मतलब बेसिकली फॉर्मेशन होता है, इसमें एक चेयरपर्सन होता है, 4 वाइस पर्सन होते हैं, और इनका जो टाइम पीरियड होता है, कार्यकाल होता है, ये 5 साल का होता है। तो 5 ईयर का इनका टेन्योर होता है। तो बेसिकली आप ये याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की एक चीज़ अच्छी है, इसमें मालूम है कितने देश है, 5। ब्रिक्स का नाम ही अगर आप देखो, BRICS, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। सबके शेयर बराबर है, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, टोटल कितना हो गया, 100%। राइट, तो इनके शेयर इक्वली होते हैं। तो थोड़ा सा याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट में थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है। तो आपसे ये पूछा जाता है ब्रिक्स में प्रत्येक देशों की भागीदारी कितनी है, तो याद रखिए इक्वली होती है, अनइवन नहीं होता। किसी के पास वीटो पावर नहीं है कि जो किसी कोई अगर अड़ जाएगा तो नहीं होगा, नहीं, सबके पास बराबर की पावर दी गई है ब्रिक्स बैंक में। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा रिलेवेंट है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो दोस्तों बस इतने रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।